आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम डिस्कस करेंगे एचयूएल के बड़े शिफ्ट को जो किराना स्टोर्स की फ्यूचर को बदल सकती है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है फ्राइडे 3 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो सिर्फ बजिंग नहीं है बल्कि वर्क स्पेसेस के बारे में लोगों की सोचने का नजरिया बदल रहा है। कोवर्किंग इंडस्ट्री। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना स्पॉटलाइट में क्यों है, तो इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। पहला तो रीसेंट टाइम में काफी सारे ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस या DRHPs फाइल हुए हैं। ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनीज अपने IPO प्लान करते वक्त सबमिट करती है। इन फाइलिंग्स में से कुछ कोवर्किंग कंपनीज की हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का प्लान कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वीवर्क इंडिया भी अपना IPO कंसिडर कर रहा है। इसके अलावा बड़े इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि फ्लेक्सिबल ऑफिसेज की डिमांड एक टेम्पररी ट्रेंड नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो बिजनेसेस के काम करने का तरीका बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के कमर्शियल रियल एस्टेट या CRE मार्केट के सीन के बारे में। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। इंडिया के टॉप सिटीज जैसे बेंगलुरु, मुंबई, NCR, चेन्नई और हैदराबाद में मिला के लगभग 650 to 700 मिलियन स्क्वायर फीट का ग्रेड ए और ग्रेड बी ऑफिस स्पेस है। ग्रेड ए ऑफिस स्पेस मतलब प्रीमियम बिल्डिंग्स जो टॉप नॉच फैसिलिटीज के साथ आती हैं, और ग्रेड बी स्पेसेस मतलब थोड़े कम लग्जरियस फीचर्स या लेस सेंट्रल लोकेशंस वाले स्पेसेस। और ये तो बस अभी के नंबर्स हैं। आने वाले कुछ सालों में और 45 to 60 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस ऐड होने वाले हैं। लेकिन ये ग्रोथ हो क्यों रही है? इसके पीछे काफी फैक्टर्स हैं। इंडिया हमेशा से ग्लोबल हब रहा है IT सर्विसेज और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस या BFSI के लिए। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स मतलब $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज की डिमांड भी बढ़ रही है। बड़े फॉरेन इन्वेस्टर जैसे ब्लैकस्टोन और ब्रुकफील्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट इंडिया का कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर अब $45 to 50 बिलियन का हो गया है और 8 to 10% CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। 2015 में कोवर्किंग स्पेसेस एक नीश कॉन्सेप्ट थे। स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स छोटे कैफेज को शेयर्ड ऑफिसेज के जैसे यूज करके काम करते थे। आज कोवर्किंग प्लेयर्स हर साल 6 to 7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज करते हैं, और 2024 के H1 में कोवर्किंग का टोटल फुटप्रिंट 80 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। पहले कोवर्किंग का ऑफिस लीजिंग में शेयर सिर्फ 2 to 5% था। आज कुछ क्वार्टर्स में ही ये 12 to 15% तक पहुंच गया है। पर ये डिमांड क्यों है? एक शब्द में जवाब दें तो फ्लेक्सिबिलिटी। पैंडेमिक के बाद कंपनीज को ये समझ आया कि उन्हें लॉन्ग टर्म लीजेस की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड वर्क मॉडल्स जहां लोग अपना काम घर और ऑफिस के बीच बैलेंस करते हैं काफी पॉपुलर हो गए हैं। स्टार्टअप्स जो तेजी से बढ़ रहे हैं उनके लिए कोवर्किंग एक परफेक्ट सोल्यूशन है। यहां तक कि बड़े कॉर्पोरेशंस भी अब हब एंड स्पोक मॉडल्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जहां एक मेन हेडक्वार्टर के साथ छोटे सैटेलाइट ऑफिसेस कोवर्किंग स्पेसेस में होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कोवर्किंग कंपनीज भला कमाते कैसे हैं? पहला तरीका है स्ट्रेट लीज मॉडल। यहाँ ऑपरेटर प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म लीज साइन करते हैं, फिट आउट्स करते हैं और फिर क्लाइंट्स को रेंट पे देते हैं। अगर ऑक्यूपेंसी कम हो तो रिस्क ऑपरेटर पर होता है, लेकिन अगर स्पेस फुल रहे तो रिटर्न्स काफी हाई होते हैं। दूसरा तरीका है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। इस सिस्टम में ऑपरेटर और लैंडलॉर्ड रेवेन्यू स्प्लिट करते हैं। यहाँ ऑपरेटर का रिस्क कम होता है क्योंकि फिक्स्ड रेंट का लोड नहीं होता। तीसरा तरीका है फ्रेंचाइजी मॉडल। ब्रांड्स अपना नाम और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज लोकल इन्वेस्टर्स या लैंडलॉर्ड्स को लाइसेंस करता है। ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज में एक्सपेंशन का एक पॉपुलर मॉडल है। और चौथा और आखिरी तरीका है पेपर यूज। यहाँ फ्रीलांसर्स और ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स के लिए आर्ली या डेली डेस्क रेंटल का ऑप्शन होता है। इस सेगमेंट को समराइज करते हैं। इंडिया का कमर्शियल ऑफिस स्टॉक अब 650+ मिलियन स्क्वायर फीट है और आगे और बढ़ने वाला है। कोवर्किंग का शेयर ऑफिस लीजिंग में अब मेन स्ट्रीम बन चुका है। स्टार्टअप से लेकर लार्ज कॉर्पोरेशंस तक इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल ऑफिसेज की डिमांड आगे भी ग्रो करेगी और कोवर्किंग अब एक परमानेंट फीचर बन गया है इंडिया की कमर्शियल रियल एस्टेट लैंडस्केप का।
तो अगली बार जब आप किसी शेयर्ड ऑफिस स्पेस में काम करें तो समझ लीजिए कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा है जो वर्क स्पेसेस के बारे में सोचने का तरीका काफी तेजी से बदल रहा है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। हमारी अगली स्टोरी एक ऐसे बड़े शिफ्ट पर फोकस करेगी जो इंडिया के एफएमसीजी स्पेस में हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी एचयूएल, जो इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, अपने प्रोडक्ट रिटेल शॉप तक पहुंचाने के लिए एक नया मॉडल ला रही है। इसे डायरेक्ट टू किराना मॉडल कहा जा रहा है और ये उस ट्रेडिशनल सप्लाई चेन सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है जो एफएमसीजी कंपनीज ने कई सालों से फॉलो किया है। पर इस चेंज के डिटेल्स जानने के पहले समझते हैं कि एफएमसीजी सप्लाई चेन ब्रॉडली काम कैसे करता है। जब एक कंपनी जैसे एचयूएल अपना सोप्स, शैम्पूज और डिटर्जेंट्स बनाता है तो इन्हें छोटे किराना और रिटेल स्टोर तक पहुंचाना होता है। इंडिया में लगभग 12 मिलियन किराना स्टोर्स हैं और एचयूएल इनमें से 9 मिलियन स्टोर्स को सर्व करता है। ट्रेडिशनली एचयूएल इन स्टोर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है। ये काम डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के थ्रू होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स एचयूएल से प्रोडक्ट्स खरीदते थे, उन्हें स्टोर करते थे और फिर किराना स्टोर्स तक डिलीवर करते थे। वो पेमेंट्स भी कलेक्ट करते थे और शॉपकीपर्स को प्रमोशनल ऑफर्स भी देते थे। ये सिस्टम काफी सालों तक काम करता रहा, लेकिन अब मार्केट इवॉल्व हो रहा है। इंडिया का रिटेल लैंडस्केप काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है और शॉपिंग का तरीका बदल रहा है। पिछले 1-2 डेकेड्स में ऑनलाइन कॉमर्स बूम कर गया है। आज के टाइम में ई कॉमर्स इंडिया का एफएमसीजी सेल्स का 17% हैंडल करता है। इसमें से 30 to 35% स्लाइस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है, जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट। ये प्लेटफॉर्म्स ग्रोसरीज और एसेंशियल्स मिनट्स में डिलीवर करता है, जो ट्रेडिशनल शॉपिंग मेथड्स को आउटडेटेड बना रहा है। किराना स्टोर्स भी अब ज्यादा टेक सैवी हो गए हैं। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और ऑर्डरिंग एप्स का यूज करके वो अपना काम एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। ये टूल्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करने और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करने का ऑप्शन देते हैं। इसी बदलते हुए मार्केट के साथ पेस बनाए रखने के लिए एचयूएल अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की लॉजिस्टिक्स हैंडल करने के बजाय एचयूएल अब ये टास्क खुद करेगा। वो अपने सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउसेस को एक्सपैंड कर रहे हैं और एक नया डिलीवरी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए एचयूएल ने एक शिखर नाम का ऐप भी बनाया है। ये ऐप 1.3 मिलियन से ज्यादा रिटेलर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। रिटेलर्स डायरेक्टली एचयूएल से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और एचयूएल को डिमांड पैटर्न और इन्वेंट्री का वैल्यूएबल डेटा मिलता है। एचयूएल के लिए इसका एक बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो 3 to 10% मार्जिन मिलता था, अब वो सेव होगा। एचयूएल का 60,000 करोड़ रुपीस एनुअल टर्नओवर है, तो ये सेविंग्स भी काफी बड़ी होंगी। पर एक चैलेंज भी है, क्रेडिट पीरियड का इशू। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को 30 to 45 डेज का क्रेडिट फ्री पीरियड देते हैं, जबकि वो एचयूएल को 15 to 16 डेज में पेमेंट कर देते हैं। अगर एचयूएल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करेगा तो ये क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें खुद हैंडल करनी होगी, जो शॉर्ट टर्म में उनके कॉस्ट बढ़ा सकता है। फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर भी झेल रहा है। व्हीट, शुगर और मिल्क जैसे एसेंशियल रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन करके एचयूएल अपनी कॉस्ट ऑफसेट कर सकता है और कंज्यूमर्स पर यह बर्डन पास करने से बच सकता है। अब जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इस शिफ्ट से खुश नहीं हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन या AICPDF ने इस मॉडल को मिसलीडिंग कहा है और वार्निंग दी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हार्म किया गया तो वो नेशन वाइड मूवमेंट करेंगे। अब असली सवाल ये है कि हमारे लिए इसका मतलब क्या है। एचयूएल का ये मूव एक रैपिडली चेंजिंग मार्केट में अडॉप्ट करने की कोशिश है। टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंटली डिलीवर करना चाहते हैं। ये इनोवेशन ट्रेडिशनल सिस्टम्स के साथ टेंशंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कंज्यूमर प्राइसेस और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि एचयूएल का ये मॉडल किस तरह शेप लेता है और ये उनके लिए उनके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स डिलीवर कर पाएगा या नहीं। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, न्यू ईयर्स ईव 2024 ने क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप्स पर अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर्स का रिकॉर्ड बनाया। ब्लिंकिट ने पिछले साल के NYE ऑर्डर वॉल्यूम को सिर्फ 5 बजे तक ही बीट कर दिया और कोलकाता से 64,988 रुपीस का एक सिंगल हाईएस्ट ऑर्डर रजिस्टर किया। जेप्टो के ऑर्डर 200% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए और हर घंटे 3,345 आइस क्यूब्स ऑर्डर प्रोसेस किए गए। स्विगी, इंस्टामार्ट ने अपनी NYE 2023 सेल्स को डबल कर दिया, जिसमें गोवा से एक 70,325 रुपीस का ऑर्डर भी शामिल था।
मैजिक पिन ने 1500 ऑर्डर्स पर मिनट तक प्रोसेस किए, जिसमें सबसे बड़ा ऑर्डर 30,000 रुपीस का था। बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे सिटीज ने इस सर्च को लीड किया, जो सेलिब्रेशंस के लिए इंस्टेंट डिलीवरीज पर बढ़ती रिलायंस को दिखाता है। दूसरा, टैंको ने 2100 करोड़ रुपीस टेंडर कैंसिल कर दिया था, जो 8.2 मिलियन स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए था, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के विनिंग बिड को हाई कॉस्ट के कारण रिजेक्ट कर दिया। ये डिसीजन अदानी ग्रुप के आसपास चल रही इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस के बीच आया है। रीटेंडरिंग की वजह से पावर लॉसेस रिड्यूस करने और बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के अपग्रेड्स डिले हो सकते हैं, जो पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइटर स्क्रूटनी का सिग्नल देता है। फाइनली नवंबर 2024 में इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स आधे से ज्यादा गिरकर $3.72 बिलियन हो गए, जबकि एक साल पहले ये $7.39 बिलियन थे। अप्रैल से नवंबर के दौरान एक्सपोर्ट्स लगभग 19% गिरे। वीक ग्लोबल डिमांड, रेड सी क्राइसिस के लॉजिस्टिकल इश्यूज, रशियन क्रूड इंपोर्ट्स की स्टीप ड्रॉप और राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से। सुएज कनाल ब्लॉकेड की वजह से शिपमेंट्स लंबे रूट्स के थ्रू जाने लगे, जिसने कॉस्ट बढ़ा दिए। नाइजीरिया के डंगोटे जैसे नए रिफाइनरीज के कंपटीशन ने इंडिया के की मार्केट्स में शेयर को और स्क्वीज कर दिया, जो शिफ्टिंग एनर्जी ट्रेड डायनामिक्स के लिए एक वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड।